हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इनवाइट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं, जिनमें से जो पहली वाली स्टोरी है ये स्टोरी हमें खालिद साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि 2004 और 5 में मैंने मैट्रिकुलेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी और हम लोग उस दौर में गुलशन इकबाल के अंदर रहा करते थे। अब टीनेज थी, नए नए बड़े हो रहे थे, कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो भी दोस्त थे, जो भी सर्कल था, ख़ास तौर पे जो स्कूल के लड़के थे, वो उस दौर में बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ में, ख़ास तौर पे पीने पिलाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और शायद यही वजह थी कि जो मेरे फादर थे, क्योंकि वो एक एजेंसी में काम किया करते थे, बहुत ज़्यादा सख्त थे, बहुत उसूलों के पाबंद थे, तो उनसे ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल भी ना बर्दाश्त हो रही थी, ना ही वो इस बात को हज़म कर पा रहे थे। शुरू में उन्होंने हमें समझाना शुरू किया, ख़ास तौर पे इनडायरेक्टली मेरी मदर के ज़रिए वो मुझे समझाते। लेकिन जब उनकी कोशिशों के बावजूद भी मेरी जो डगर थी वो नहीं बदली और मैं मुसलसल पीने पिलाने में इन्वॉल्व रहा, तो मेरे फादर ने एक बड़ा ही सख्त फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले हमारे जो भी टेली कम्युनिकेशन के ज़राए थे, यानी कि PTCL था, ये जो भी मोबाइल वगैरह थे, वो सब ख़त्म किए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे ख़ास तौर पे मजबूर किया जाने लगा कि मैं हर वक्त घर के अंदर ही मौजूद रहूं। उसके बावजूद भी जब मेरी आंख बचती तो मैं आंख बचा के बाहर निकल जाता और मेरे दोस्त हर वक्त सामने जो पार्क था वहाँ पे बैठे रहते। अब ये जो बातें थी मुझे लग रहा था कि कोई इनसे बाखबर नहीं है, लेकिन मेरे फादर को मेरे कदम कदम की हर वक्त बाहर निकलने की रिपोर्ट दी जाती थी और बिला आखिर मेरे फादर ने एक मज़ीद सख्त फैसला किया। इन्होंने 2006 के शुरू में हमारा जो घर था उसको एकदम से शिफ्ट किया और जब शिफ्ट किया तो मुझे भी नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। खैर, हम लोग 2006-2007 में PCSH का एक ब्लॉक था, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब पहले मैं जिस इलाके में या जिस एरिया में रहा करता था वो फिर भी थोड़ा रश वाला, रौनक वाली जगह थी, जबकि ये जो PCSH का इलाका था यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सुनसान था, वीरान था और यहाँ पे जो हमारे बराबर वाले थे उनका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन लोग हैं, कहाँ से हैं और कब से यहाँ पे रहा करते हैं। अब ये जो टाइम था ये बड़ा ही टफ टाइम था मेरे लिए। एक एक लम्हा गुजारना बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं ड्रग्स यूज़ किया करता था, तो ड्रग्स के बगैर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। अक्सर रात के औकात में जब मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी तो जो मेरे घर वाले थे उन घर वालों से मैं नज़र बचाता और नज़र बचाने के बाद छत के ऊपर चले जाया करता था। अब ड्रग्स तो इतना आसान नहीं था हासिल करना, लेकिन मैं सिगरेट पी लेता था और ख़ास तौर पे रात के 2 या 1:30 बजे के टाइम पे मैं छत पे चला जाया करता था। इसी तरह सर्दियों की एक रात थी और रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था।
मैं चुपके से सिगरेट का पैकेट लेके छत के ऊपर पहुंच चुका था। मेरी आदत थी कि मैं बैक टू बैक स्मोकिंग किया करता था, यानी कि आप मुझे उस वक्त चेन स्मोकर भी कह सकते हैं। खैर, मैं छत पे बैठा हुआ था, मुसलसल बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र अपने बराबर से बराबर वाले घर पे पड़ी, तो मैंने देखा कि उसकी छत के ऊपर एक लड़की है जो टहल रही है। मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 70 या 80 फीट का फासला मौजूद है, और जितना मैं उसको देख पा रहा हूँ वो इस अंधेरे में भी मुकम्मल तौर पे हुस्न का पैकर लग रही है। बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी सी लड़की है। उसने अपने बाल खोल रखे हैं और वो बहुत तेज़ी से या बेचैनी के आलम में अपनी छत के ऊपर वॉक कर रही है। उसका छत पे मौजूद होना या छत पे वॉक करना मसला नहीं था। मसला ये था कि वो छत पे टहलते टहलते कुछ बोल रही थी या किसी से बात कर रही थी। हालांकि ना उसके पास मोबाइल मौजूद था, ना ही कोई ब्लूटूथ उसके पास था, और ना ही उसकी छत पे या करीब जवार में कोई और नजर आ रहा था। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो किसी न किसी से बात कर रही थी, और बात करते करते बहुत तेजी से चल रही थी। खैर, मैंने काफ़ी देर तक उसको देखने की या उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक लम्हे के लिए भी ना मेरी तरफ देखा, ना मेरे उसको मुसलसल देखने का रिस्पॉन्स किया, जैसे कि वो मुझे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करना चाहती हो। मैंने भी थोड़ी देर कोशिश की, और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं भी तकरीबन 4 या 5 सिगरेट्स पीने के बाद नीचे चला गया। अब इसी तरह तकरीबन 4 या 5 दिन मज़ीद गुजर गए, और मैं रेगुलरली छत पे जाया करता था। लेकिन इन 4-5 दिनों में वो जो लड़की थी वो दोबारा से नज़र नहीं आई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद हफ्ते का या इतवार का दिन था, और सामने वाला जो घर था उस घर के अंदर कोई शादी या कोई प्रोग्राम चल रहा था। खैर, तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, और मैं वैसे ही सिगरेट का पैकेट लेके छत की तरफ आया। अब मैंने बैक टू बैक सिगरेट्स पीना शुरू की, और जब आगे पीछे का जायजा लेना शुरू किया तो अब जो हमारे बराबर वाला घर था, जो कि बिल्कुल हमारे सीधे हाथ पे मौजूद था, मेरी नज़र उस छत के ऊपर पड़ी। अब जैसे ही मैंने उस बराबर वाली छत पे गौर किया तो मैंने देखा कि उस छत के ऊपर, छत के बिल्कुल सेंटर में एक लड़की खड़ी हुई है, जिसने बज़ाहिर देखने से ब्राइडल सूट पहन रखा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुल्हन है जो छत के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है। मैं बड़ा हैरान था कि बराबर वाले घर में न कोई प्रोग्राम है, न कोई शादी है। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई है। शादी जो हो रही है वो सामने वाले घर में हो रही है, जबकि जो मुझे दुल्हन नजर आ रही है वो मेरे बिल्कुल बराबर वाले घर में नजर आ रही है। वो मुकम्मल तौर पे छत के बीच में घूंघट डाले तैयार हुए खड़ी हुई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने जो गजरे पहन रखे थे, उन गजरों की या उन फूलों की जो खुशबू थी वो मुसलसल मेरी नाक में घुसती चली जा रही थी। जैसे जैसे जो खुशबू थी मेरी नाक में घुस रही थी, वैसे वैसे एक अजीब सा सुरूर था जो मेरे ऊपर तारी होता चला जा रहा था। टीनेज थी, बागी थे, कोई दोस्ती यारी थी नहीं, गर्लफ्रेंड से कभी कोई वास्ता पड़ा ही नहीं था। तो एक अजीब सी अट्रैक्शन थी जो उस दुल्हन के अंदर या उस ब्राइड के अंदर मौजूद थी। और अजीब बात यह थी कि बराबर वालों को या उनसे बराबर वालों को
ना आज तक मैंने कभी देखा था, न कभी इनसे इंटरेक्शन हुआ था। हाँ, एक अजीब इत्तेफाक था कि कुछ दिनों पहले बराबर से बराबर वाले घर में और अब बराबर वाले घर में एक लड़की या दुल्हन नजर आई थी। मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट तक छत के ऊपर रहा और इन 35-40 मिनट तक वो जो दुल्हन थी वो मुसलसल छत के बीच में घूंघट डाल के खड़ी रही। मेरी समझ से बाहर था कि ये कौन औरत थी, कौन दुल्हन थी जो इतनी रात में 35-40 मिनट तक तैयार होके छत के ऊपर मौजूद रही थी। खैर, इसी दौरानिए में मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे जो हमारी सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने जल्दी से सिगरेट बुझाई, पैकेट को पीछे की तरफ छुपाया और मैं सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। अभी मैं सीढ़ियों की तरफ देख ही रहा था कि मैंने देखा कि जो मेरे फादर हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो मेरे करीब आए तो मुझसे पूछने लगे कि तुम इतनी रात में छत के ऊपर क्या कर रहे हो। मैंने कहा, बाबा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पे आ गया था। सामने घर में शादी हो रही है तो वैसे ही टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया था। अब जो बाप होता है वो बाप होता है, उसको पता होता है कि उसकी औलाद क्या कर रही है। शायद उनको अंदाजा हो चुका था कि कुछ देर पहले मैं यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, अब तुम नीचे जाओ और नीचे जाके रेस्ट करो। जैसे ही उन्होंने इस तरह से कहा, मैं नीचे की तरफ बढ़ा और अपने कमरे में आके सो गया। अब क्योंकि मेरे फादर मुझे इनडायरेक्टली पकड़ चुके थे, क्योंकि मैं छत पे जाके स्मोकिंग कर रहा था और स्मोकिंग की जो स्मेल है उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि किसी ने कुछ देर पहले सिगरेट पी है या नहीं पी है। अब तकरीबन 1 हफ्ते तक या आप समझ लें 10 दिन तक मैंने अवॉइड किया कि मैं ख़ास तौर पे छत की तरफ नहीं जाऊंगा। इसी तरह इत्तेफाक से इन 7-8 दिनों के अंदर हमारी गली का जो गार्ड था उससे मेरी सलाम दुआ हुई और जब मेरी उससे सलाम दुआ हुई तो मैंने उससे पूछा कि जो हमारे बराबर वाला घर है या उसके जो बराबर वाला घर है, इन दोनों घरों में कौन रहा करता है। क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि तीसरे घर में एक लड़की है जो नजर आती है और जो हमारे बिल्कुल बराबर वाला घर है उस घर के अंदर मैंने एक दुल्हन को रात के औकात में देखा है। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि भाई ये दोनों जो घर हैं ये पिछले तकरीबन 5 या 6 सालों से मुकम्मल तौर पे बंद हैं। इन दोनों घरों में ना कोई रहा करता है और ना ही किसी के बारे में कुछ पता है। हाँ, लेकिन मुझसे पहले जो गार्ड यहाँ पे जॉब किया करता था उसने बताया था कि तकरीबन 8 या 10 साल पहले इन दोनों घरों में एक ही खानदान की 2 फैमिलीज रहा करती थी और उन दोनों के दरमियान किसी रिश्ते की वजह से कोई इख्तलाफ हुआ था और दोनों फैमिलीज के जो मर्द थे उन्होंने एक दूसरे की औरतों पे फायरिंग की थी और उस फायरिंग के नतीजे में एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी उसकी डेथ हो गई थी। जबकि वो जो दूसरी फैमिली थी उस फैमिली में जो एक औरत थी जो कि तकरीबन 35 या 40 साल की थी उसको भी गोलियां लगी थी और कुछ दिनों बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। ये सारा वाकया होने के बाद ये दोनों जो फैमिलीज थी वो इस घर को छोड़ के या इन बंगलों को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो गई थी और तब से ये दोनों जो बंगले हैं ये मुसलसल खाली हैं। आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका यही कहना है कि इस गली के अंदर ख़ास तौर पे इन दोनों बंगलों की छतों पे अक्सर कभी दुल्हन नज़र आती है
कभी एक औरत है या एक लड़की है जो वॉक करती हुई नजर आया करती है। इसी तरह गायस हमें जुनेद साहब ने एक स्टोरी शेयर की थी। ये बताते हैं कि 2004 और 2005 में इनकी जो नानी है वो भी PCSH के इसी ब्लॉक के अंदर रहा करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि हफ्ते के दिन या जुमेरात की रात को ये अपनी नानी के यहाँ रुकने के लिए आ जाया करते थे और 2 दिन 3 दिन यहाँ पे गुजारने के बाद वापस अपने घर चले जाया करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से इस ब्लॉक के अंदर इस पूरी गली की लाइट मौजूद नहीं थी। अब ये पैदल चलते हुए अपने नानी के घर की तरफ आ रहे थे कि दूर से ही जब इनकी नज़र इनकी नानी के घर की छत के ऊपर पड़ी तो बताते हैं कि मैंने देखा कि मेरी नानी की जो छत है उस छत के ऊपर एक लड़की तकरीबन 25 या 26 साल की है जो खड़ी हुई है और उस लड़की की गोद में तकरीबन 3 या 3.5 साल का कोई बच्चा मौजूद है। अब जब मैंने अपनी नानी की छत के ऊपर उस लड़की को उस बच्चे के हमरा देखा तो पहले तो मैं समझा हो सकता है कि मामू के ससुराल वाले या कोई दूर के रिश्तेदार घर पे आए हुए होंगे जो कि आमतौर पे आया करते थे और उनमें से ही कोई लड़की और ये बच्चा छत के ऊपर मौजूद हैं। महरल जैसे ही मैं नानी के घर के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि नानी का जो घर है उस घर में तो ताला लगा हुआ है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर नानी के घर में ताला लगा हुआ है तो ये ऊपर छत पे जो लड़की मौजूद है जिसकी गोद में बच्चा भी है तो ये फिर अंदर कैसे गई है। खैर मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा और फिर मैंने बिलाखिर नानी का जो घर था उसको नॉक करना शुरू किया क्योंकि मैं समझा कि हो सकता है मामू जब बाहर जाते हैं या सामान लेने जाते हैं तो अक्सर वो घर के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनको अंदर बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ होगा कि इनको दूध लाना होगा या सामान लाना होगा, इसीलिए इन्होंने बाहर से ताला लगा दिया है। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक नॉक करता रहा और बिलाखिर मुझे अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब मुझे 15 या 20 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया तो बिलाखिर वो जो अजनबी लड़की थी जिसकी गोद में एक बच्चा मौजूद था, मैंने उसको मुखातिब किया। मैंने कहा मैडम ज़रा मामू से बोलें या मुमानी से बोलें गेट खोल दें, उनको बताएं कि आपका भांजा आया है। मेरे ये कहने पे वो जो औरत थी या वो जो भी लड़की थी उसने ना कोई जवाब दिया और ना ही वो वहाँ से हिली। मुझे लगा कि शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैंने दोबारा से चीख के उसको कहा कि ये जो गेट है इसको खुलवा दें। दोबारा उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। मैं सोच रहा था कि कितनी बदतमीज़ औरत है जो इस वक्त छत के ऊपर मौजूद है। खैर मैं वापस पलटा और मैंने सोचा कि वापस चला जाता हूँ या फिर कोने पे जाके मामू के आने का वेट करता हूँ। मैं गली के कोने पे ही पहुंचा था तो मैंने देखा कि जो मेरे मामू हैं वो पूरी फैमिली के हमरा सामने से पैदल चलते हुए चलते चले आ रहे हैं। अब जब मामू को मैंने सामने से फैमिली के हमरा आते हुए देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ गए हुए थे। वो कहने लगे ऐसे ही वॉक करने गए थे और हमने सोचा कि आइसक्रीम खा के आते हैं। खैर तुम बताओ तुम कब आए। मैंने कहा मामू मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और मैं काफ़ी देर तक दरवाजे को नॉक करता रहा। ऊपर शायद आपके कोई मेहमान आए हुए वो भी खड़ी हुई थी, उनसे भी मैंने कहा कि गेट खोल दें, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया।
अब ये सुन के मेरे जो मामू थे वो कहने लगे कि भाई किस मेहमान की बात कर रहे हो, हमारे घर में तो कोई भी मौजूद नहीं है। हम तो ताला लगा के पूरे लोग सामने आइसक्रीम खाने गए थे। अब ये सुन के मैं समझा कि शायद मामू मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मामू मजाक नहीं करें, मुझे बताएं कि वो कौन औरत है जिसकी गोद में बच्चा मौजूद है और वो मुसलसल आपकी छत के ऊपर खड़ी हुई है। अब मामू को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि घर में ताला लगा हुआ है और कोई भी मौजूद नहीं है, तो तुमने किस औरत को, किस बच्चे को छत के ऊपर देख लिया है। खैर अब मुझे थोड़ा सा सीरियस लगा और मैं अपने मामू के हमरा घर में आया और मैंने अपने हाथों से ही घर का ताला खोला। ये बताते हैं कि मैंने बारी बारी नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, पूरा का पूरा घर छान मारा, लेकिन ना ही मुझे वो औरत नजर आई और ना ही वो बच्चा नजर आया। ये मेरे लिए आज तक मिस्ट्री है कि वो औरत जो मेरे मामू की छत पे मौजूद थी, वो औरत और वो बच्चा आखिर कौन थे। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।